सोचिए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में। एक सरकारी जीप रोड पे जा रही है और ड्राइवर की नेग्लिजेंस यानी थोड़ी लापरवाही की वजह से एक एक्सीडेंट हो जाता है। वही आम एक्सीडेंट्स जैसे होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो जब मैटर कोर्ट में जाता है तो लॉ कहता है कि स्टेट को इस एक्सीडेंट के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। चलो, ये बात बिल्कुल लॉजिकल और फेयर लगती है। सही बात है, जिसकी गलती वो भरेगा। बिल्कुल। लेकिन अब एक दूसरा सिनारियो देखते हैं। एक आम नागरिक अपना खरीदा हुआ सोना लेकर ट्रैवल कर रहा है। पुलिस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके वो सोना सीज कर लेती है। अच्छा। और बाद में पता चलता है कि पुलिस स्टेशन के लॉकअप यानी मलखाना से ही वो सोना चोरी हो गया। ओह वाओ, मतलब रक्षक ही भक्षक बन गए। वही तो। और जब वो सिटीजन इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो लॉ कहता है सॉरी, स्टेट इसके लिए बिल्कुल लायबल नहीं है, हम आपको मुआवजा नहीं दे सकते। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? एक जगह सरकार एक्सीडेंट का हर्जाना भरने को तैयार है और दूसरी जगह पुलिस कस्टडी से चोरी हुए सोने की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है? ये एक्चुअली कानून का एक बहुत ही डीप और कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। तो स्वागत है इस डीप डाइव में दोस्तों, जहां हम कॉन्स्टिट्यूशन टू यूनिफाइड के डिटेल नोट्स का एक बेहद गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज का हमारा फोकस एक ऐसी थीम पर है जो इस देश के हर एक आम इंसान के हक से सीधा जुड़ी है, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। एग्जैक्टली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 299 और 300। इस एक्सप्लोरेशन का हमारा मेन मिशन ये समझना है कि अगर सरकार से कोई बड़ा अग्रीमेंट टूट जाए या किसी सरकारी कर्मचारी की गलती से किसी आम इंसान का भारी नुकसान हो जाए, तो क्या उस विशाल स्टेट मशीनरी को एक प्राइवेट कंपनी की तरह लीगल कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? वही सवाल है। क्योंकि कानून का एक आम नियम होता है कि जब हम किसी प्राइवेट कंपनी के साथ डील कर रहे होते हैं तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हाँ बिल्कुल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस क्लियर है तो एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट यानी जुबानी एग्रीमेंट भी कानूनन मान्य हो सकता है। मतलब अगर किसी कंपनी का मैनेजर वर्बली कुछ प्रॉमिस कर दे कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल समझो, तो एक ट्रस्ट बन जाता है। वही इंटेंशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर लीगल सिस्टम काम करता है प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट? जब सामने कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि खुद सरकार हो, तब अचानक से वो सारे आम और फ्लेक्सिबल नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। अच्छा, तो आइए इस लीगल सफर की शुरुआत करते हैं प्लान्ड अग्रीमेंट्स से, यानी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से। देखो, जब स्टेट एक ज्यूरिस्टिक पर्सन की तरह बिहेव करती है और प्राइवेट एंटिटीज के साथ बिजनेस करती है, तो उसके रूल्स प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से बेहद स्ट्रिक्ट होते हैं। राइट। और आर्टिकल 299 इन्हीं आयरन क्लैड रूल्स को डिफाइन करता है। लेकिन ऐसा क्यों है? मुझे तो ये थोड़ा अनफेयर लगता है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। सरकार एक ऐसी जॉइंट फैमिली की तरह है जहां बैंक अकाउंट तो सबका है, जिसमें हर टैक्स पेयर का पैसा जमा है। हाँ, पब्लिक फंड्स। एग्जैक्टली। पर एटीएम पिन सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है जिन्हें स्पेसिफिकली ऑथराइज किया गया हो। अगर कोई भी जूनियर सरकारी ऑफिसर वर्बली प्रॉमिस कर दे कि मैं सरकारी खजाने से लाखों रुपए दे दूंगा, तो क्या होगा? तो बैंक यानी ट्रेजरी उसे नहीं मानेगा, क्योंकि उससे पूरे परिवार का पैसा खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए आर्टिकल 299 के क्लॉज 1 के मुताबिक कुछ मैंडेटरी फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। आइए एक प्राइवेट कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। अगर मैनेजर ने वर्बली बोला तो शायद केस हो जाए, पर सरकार के केस में ये उस स्ट्रिक्ट स्कूल जैसा है जहां प्रिंसिपल के रिटन और स्टैम्प्ड परमिशन के बिना कोई छुट्टी मंजूर नहीं होती। वही तो। अगर रूल्स फॉलो नहीं हुए तो पेपर की वैल्यू 0 है। पहली फॉर्मेलिटी ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मली प्रेसिडेंट या गवर्नर के नाम पर एक्सप्रेस होना चाहिए। और दूसरी बात कि ये उनके बिहाफ पर एग्जीक्यूट होना चाहिए। और तीसरी सबसे जरूरी बात, किसी ऑथराइज पर्सन के द्वारा ही साइन होना चाहिए। यानी यहाँ वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स या इनफॉर्मल लेटर्स बिल्कुल वॉइड होते हैं। 100% इनकी 0 वैल्यू होती है। और ये फॉर्मेलिटीज सरकार को परेशान करने के लिए नहीं बनाई गई हैं। ये पब्लिक फंड्स को प्रोटेक्ट करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड है। हाँ, अगर हर छोटा बड़ा सरकारी एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल करने लगे तो फ्रॉड और करप्शन इतना बढ़ जाएगा कि ट्रेजरी खाली हो जाएगी। और इस स्ट्रिक्टनेस का असर ग्राउंड लेवल पर कितना खतरनाक हो सकता है, इसके लिए हमारे सोर्सेज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी सामने रखते हैं। अच्छा,
कौन कौन से केस हैं? एक है 1954 का स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मैंडोलेज केस और दूसरा है 1977 का बिहार ईस्टर्न गैंजेटिक फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस सिपाही सिंह। ये फिशरमैन सोसाइटी वाले केस में क्या हुआ था? नाम बड़ा लंबा है। हाँ, थोड़ा लंबा है। इसमें क्या हुआ कि सोसाइटी ने सरकार के साथ फिशरीज के राइट्स के लिए एक अरेंजमेंट किया था। सरकार की तरफ से लेटर्स और कम्युनिकेशंस आए जिसके बेसिस पर सोसाइटी ने अपना पैसा और रिसोर्सेज लगा दिए। तो मतलब काम शुरू हो गया था। बिल्कुल, पर जब डिस्प्यूट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही खींदा फैसला सुनाया। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 299 की रिक्वायरमेंट्स सिर्फ डायरेक्टरी यानी सुझाव नहीं है, वो स्ट्रिक्टली मैंडेटरी हैं। ओह, तो अगर एक भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइज ऑफिसर ने साइन नहीं किया, तो क्या होगा? तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो बन जाता है। वॉइड एब इनिशियो यानी शुरुआत से ही खारिज। लॉ की नजरों में उस कॉन्ट्रैक्ट का कभी कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं। वही, और इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि सरकार के खिलाफ कोई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। मतलब कोई ये दलील ही नहीं दे सकता कि चलो पेपर पर स्टैंप नहीं है, पर सरकार के ऑफिसर्स के बिहेव करने के तरीके से लग रहा था कि एग्रीमेंट पक्का है। एग्जैक्टली सरकार के साथ ऐसी कोई अजम्पशन या प्रिजम्पशन नहीं चलती। कॉन्ट्रैक्ट या तो 100% परफेक्ट है या वो जीरो है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा मॉरल और लीगल डिलेमा पैदा होता है मेरे दिमाग में। हाँ? सोचिए, किसी सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने सरकारी अफसर के कहने पर पूरे विश्वास के साथ एक इमारत खड़ी कर दी, सीमेंट लगा दिया, ईंटें लगा दी, लेबर को पेमेंट कर दी, और काम खत्म होने के बाद सरकार कहे कि सॉरी, आर्टिकल 299 के रूल्स फॉलो नहीं हुए थे, फॉर्मेलिटीनेस हो गई, हम 1 रुपया नहीं देंगे। ये तो ठेकेदार की तबाही हो जाएगी। वही ना, ये कंप्लीटली अनफेयर लगता है। क्या स्टेट एक छोटी सी टेक्निकलिटी का फायदा उठाकर किसी का मेहनत का पैसा मार सकती है? यहाँ लॉ का एक सेविंग ग्रेस यानी एक बैलेंस करने वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है। शुक्र है। वो क्या है? देखो, आर्टिकल 299(2) प्रेसिडेंट और गवर्नर को इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पर्सनल इम्यूनिटी देता है, यानी उनके घर को बेचकर वसूली नहीं हो सकती। राइट, वो तो ठीक है, पर कॉन्ट्रैक्टर का क्या? कॉन्ट्रैक्टर के लिए लॉ कहता है कि अगर स्टेट को किसी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से कोई फायदा यानी एक्चुअल बेनिफिट मिला है, तो वहां इक्विटी का प्रिंसिपल लागू होता है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 70 के तहत रेस्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी भरपाई करना या सामने वाले को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाना। तो इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है प्रैक्टिकली? कानून कहता है कि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हो सकती। अगर सरकार का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी है, तब भी सरकार उस नई बनी हुई इमारत का मुफ्त में फायदा नहीं उठा सकती। ओ, मतलब उन्होंने बेनिफिट एंजॉय किया है तो उन्हें उस बेनिफिट की मार्केट वैल्यू चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। इस प्रिंसिपल को लीगल भाषा में क्वांटम मेरियोट कहते हैं, यानी जितना काम उतना दाम। तो भले ही कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर अपना प्रॉफिट इन्फोर्स ना कर पाए, पर उसका जो एक्चुअल खर्चा हुआ है, जिसने सरकार को बेनिफिट दिया, वो उसे वापस मिल जाएगा। हाँ, ये कानून का वो हिस्सा है जो अंधा होने के बावजूद अनरीजनेबल नहीं है। ये हुई ना बात। तो ये सब तो हुई प्लान्ड सिचुएशंस की बात, जहां पार्टीज अपने होशो हवास में एक बिजनेस डील करती हैं। सही कहा। लेकिन अगर सरकार अपने प्लान्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एक एक पैसे को लेकर इतनी स्ट्रिक्ट है कि बिना रिटन साइन के 1 रुपया नहीं देगी, तो सोचिए जब उनका कोई ऑफिसर अनइंटेंशनली या लापरवाही से किसी का हजारों लाखों का नुकसान कर दे, तब क्या होगा? वहां ये पैसे बचाने की ढाल, ये इम्यूनिटी और भी मजबूत हो जाती है थोड़ी। भली। इस सवाल के साथ दोस्तों, हम अपनी डीप डाइव के उस हिस्से में ट्रांजिशन करते हैं जो अनप्लान्ड सिचुएशंस यानी एक्सीडेंट्स और नेग्लिजेंस से डील करता है। यहाँ एंट्री होती है आर्टिकल 300 की, और कानून की दुनिया का सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट आता है टॉर्शियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। टॉर्ट्स का बेसिक मतलब होता है सिविल रॉन्ग्स। जब कोई बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के सिर्फ अपनी ड्यूटी ठीक से ना करने की वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, अब प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ा ही आम रूल है जिसे विकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। मतलब अगर एक एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी के दौरान कोई गलती करता है, तो उसका बॉस उसके लिए अकाउंटेबल होता है। बिल्कुल। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मास्टर ने ही उस सर्वेंट को हायर किया था, काम मास्टर के फायदे के लिए हो रहा था, और मास्टर की डीप पॉकेट्स होती हैं कॉम्पनसेशन देने के लिए। लेकिन जब बॉस खुद भारत की सरकार हो, तो क्या ये मास्टर सर्वेंट का रूल वैसा ही अप्लाई होता है? आर्टिकल 300 इस बारे में एक फ्रेमवर्क देता है। इस आर्टिकल के मुताबिक यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट्स पर उनके नाम से केस किया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन जुड़ी हुई है यहाँ जो हमें वक्त में पीछे धकेल देती है। और वो कंडीशन बहुत ही अजीब है।
आर्टिकल 300 का एक्चुअल टेस्ट हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन एरा यानी आज़ादी से पहले के वक्त में छुपा है। राइट। सोर्सेज बताते हैं कि स्टेट के लायबिलिटी तय करने का स्टैंडर्ड ये देखता है कि क्या इस तरह का केस 1858 से पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी पर किया जा सकता था। मतलब एक बार फिर सोचिए, हम एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं जो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए लिखा गया है। हाँ, और उसमें लायबिलिटी तय करने के लिए हमें रेफरेंस मिल रहा है एक 19th सेंचुरी की कॉलोनियल ट्रेडिंग कंपनी का। इस हिस्टोरिकल बैगेज की शुरुआत होती है 1861 के एक बेंचमार्क केस से। केस का नाम है पेनेनो स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सरकारी लॉकयार्ड के एम्प्लॉइज काम कर रहे थे और उनकी लापरवाही की वजह से एक भारी आयरन का टुकड़ा उस घोड़े पर गिर गया और घोड़ा बुरी तरह इंजर्ड हो गया। एग्जैक्टली तो कंपनी ने डैमेजेस क्लेम किए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता को यह डिसाइड करना था कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की सक्सेसर सरकार अपने एम्प्लॉइज की लापरवाही के लिए लायबल है। और इस केस ने लॉ को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। कोर्ट ने नोट किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक सरकार नहीं थी जो देश पर राज करती थी, वो एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग कंपनी भी थी। तो उनके फंक्शंस को दो हिस्सों में बांट दिया गया। हाँ, पहला हिस्सा था सॉवरेन फंक्शंस। ये वो काम हैं जो प्योरली स्टेट की अथॉरिटी से जुड़े हैं, जैसे देश की सुरक्षा, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इन कामों में कोर्ट ने होल्ड किया कि स्टेट को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्राप्त है, यानी अगर सॉवरेन फंक्शन करते हुए कोई गलती हुई तो स्टेट 1 रुपया मुआवजा नहीं देगी। और दूसरा हिस्सा था नॉन सॉवरेन फंक्शंस। ये वो काम हैं जो कोई प्राइवेट एंटिटी भी कर सकती है, जैसे ट्रांसपोर्ट चलाना, कमर्शियल अंडरटेकिंग्स करना। यहाँ स्टेट एक प्राइवेट एम्प्लॉयर की तरह लायबल होगी, है ना? सही बात है। पीएनओ केस में डॉकयार्ड का काम नॉन सॉवरेन माना गया, इसलिए मुआवजा मिल गया। लेकिन इस डिस्टिंक्शन ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसने आने वाले कई दशकों तक लीगल सिस्टम को डिवाइड करके रखा। वही तो प्रॉब्लम थी। मेरा यहाँ एक सवाल है, क्या आज का भारत वही पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाला एक बेसिक पुलिस स्टेट है? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है। सरकार हॉस्पिटल्स चलाती है, स्कूल्स चलाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेज करती है। तो जब सरकार सिटीजन की लाइफ के हर पहलू में उतर आई है, तो ये 1861 का सॉवरेन वर्सेस नॉन सॉवरेन वाला पुराना लॉजिक कब तक चल सकता था? ज्यादा लंबा नहीं चल सका। इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के दौरान इंडियन जुडिशरी में एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। और ये समझने के लिए हमारे सोर्सेज दो आमने सामने खड़े केसेस का हवाला देते हैं जिन्होंने इस डिबेट के कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सपोज कर दिया। हाँ, ये दो केसेस हैं विद्यावती और कस्तूरीलाल। ये दोनों सुनकर सच में एक बड़ा आहा मोमेंट आता है। पहले बात करते हैं 1962 के स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती केस की। इसमें हुआ ये था कि सरकार की एक जीप थी जो कलेक्टर की यूज के लिए थी। राइट। एक दिन ड्राइवर उस जीप को एक रिपेयर वर्कशॉप से ठीक करवाकर वापस ला रहा था। रास्ते में ड्राइवर की रैश ड्राइविंग की वजह से एक आम राहगीर से टक्कर हो जाती है और ट्रेजिकली उसकी मौत हो जाती है। बड़ी दुख की बात थी। उसके परिवार वाले, स्पेशली विद्यावती, मुआवजे के लिए केस करती हैं। और स्टेट की तरफ से दलील दी जाती है कि कलेक्टर एक सॉवरेन अथॉरिटी है, इसलिए स्टेट इम्यून है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉलोनियल दलील को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने एक नया और प्रोग्रेसिव पर्सपेक्टिव अपनाया। उन्होंने क्लियर किया कि एक सिविल सर्वेंट की गाड़ी को वर्कशॉप से ठीक करवाकर वापस लाना कोई सॉवरेन एक्ट नहीं है। कोई भी प्राइवेट कंपनी या आम इंसान अपनी गाड़ी गराज ले जाता है। एग्जैक्टली। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में जहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, वहां स्टेट अकाउंटेबल है। विद्यावती केस ने ये उम्मीद जगाई कि अब वेलफेयर स्टेट अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेगा। लेकिन ये प्रोग्रेसिव उम्मीद ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। बिल्कुल नहीं टिकी, क्योंकि ठीक 3 साल बाद 1965 में एक ऐसी रूलिंग आई जिसने सबको हिला के रख दिया। ये वही कस्तूरीलाल वाला केस है ना? हाँ, कस्तूरीलाल रालिया राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस कहानी में एक जूलर था कस्तूरीलाल। ओह, जो शुरुआत में हमने सोने वाली बात की थी। वही स्टोरी है। वो मेरठ जा रहा था और उसके पास काफी सोना और चांदी था। पुलिस उसे रास्ते में रोकती है और शक के आधार पर अरेस्ट कर लेती है। और उसका सारा सोना पुलिस स्टेशन के मलखाना यानी एविडेंस रूम में रख दिया जाता है। कस्तूरीलाल बाद में इनोसेंट साबित होता है और उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब वो अपना सोना वापस लेने जाता है तो पता चलता है कि हेड कांस्टेबल मोहम्मद आमिर, जो मलखाना का इंचार्ज था, वो सोने को मिस अप्रोप्रिएटिंग यानी गबन करके पाकिस्तान भाग गया। ये तो गजब ही हो गया। तो कस्तूरीलाल ने स्टेट ऑफ यूपी पर केस किया कि आपके एम्प्लॉइज की लापरवाही से मेरा सोना चोरी हुआ, मुझे डैमेजेस चाहिए। एक आम इंसान का लॉजिक कहेगा
कि स्टेट की कस्टडी में माल था, एम्प्लॉय स्टेट का था, तो स्टेट 100% लायबल होनी चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्या किया? कोर्ट ने 1861 के उस पीएनओ टेस्ट को स्ट्रिक्ट तरीके से अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी को अरेस्ट करना और उसकी प्रॉपर्टी को सीज करना पुलिस पावर्स का हिस्सा है। और पुलिस पावर एक कोर सॉवरेन फंक्शन है। बिल्कुल, क्योंकि सोना एक सॉवरेन एक्ट के दौरान सीज किया गया था, इसलिए स्टेट के पास एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है। कस्तूरी लाल को 1 रुपए कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। ये कितना अजीब लगता है ना। एक तरफ सरकारी गाड़ी किसी से टकरा जाए तो उस एक्सीडेंट का मुआवजा मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी ठीक करवाना सॉवरेन एक्ट नहीं है। पर अगर वही सरकार की पुलिस आपका सोना चुरा ले तो लॉ कहता है सॉरी, सॉवरेन एक्ट था, इम्यूनिटी मिल गई। इसने जस्टिस सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा कर दिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात इस केस में ये थी कि जस्टिस सिस्टम खुद इस वर्डिक्ट से खुश नहीं था। चीफ जस्टिस गजेंद्र गटकर, जिन्होंने ये जजमेंट लिखा था, उन्होंने खुले शब्दों में डीप रिग्रेट जताया। अच्छा, उन्होंने खुद माना कि ये ठीक नहीं है। हाँ, उन्होंने जजमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हालांकि कानून यही कहता है, पर एक मॉडर्न सोसाइटी में ये नियम नागरिकों के साथ इनजस्टिस करता है। तो उन्होंने लेजिस्लेटर से अपील की होगी कि लॉ को बदला बिल्कुल जाए। जाएगी, क्योंकि जजेस के हाथ पुराने प्रेसिडेंट्स और रूल से बंधे हुए थे। ये इनजस्टिस लंबा नहीं चल सकता था। कानून को इवॉल्व होना ही था, क्योंकि सोसाइटी और गवर्नेंस के मॉडल्स तेजी से बदल रहे थे। और इसी एवोल्यूशन ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट हिस्ट्री के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को जन्म दिया, जो कि आया 1994 में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट एन नगेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी के रूप में। इस जजमेंट में उन सभी पुराने हिस्टोरिकल टेस्ट्स, उन कॉलोनियल लॉजिक्स को मॉडर्न अकाउंटेबिलिटी के लेंस से रीडिफाइन किया। नगेंद्र राव केस के फैक्ट्स क्या थे? इस केस में इशू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का था। यह एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि देश में जरूरी सामान की होर्डिंग रोकी जा सके। राइट। सरकारी अफसरों ने इस एक्ट के तहत काफी मात्रा में फर्टिलाइजर्स सीज किए। अब लॉ का मकसद था कि सीज्ड गुड्स को तुरंत मार्केट में रिलीज किया जाए ताकि सामान खराब ना हो। पर अफसरों ने लापरवाही की होगी जरूर। मैंने बहुत भारी लापरवाही। वो फर्टिलाइजर्स पड़े पड़े पूरी तरह से सड़ गए। जब मालिक ने स्टेट के खिलाफ केस किया तो स्टेट ने फिर से वही पुराना कस्तूरी लाल वाला कार्ड खेला कि ये तो स्टैट्यूटरी पावर और सॉवरेन फंक्शन था, हमें छूट मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्री को पलट दिया। कोर्ट ने एक बेहद स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि वेलफेयर स्टेट में सॉवरेन वर्सेस नॉन सॉवरेन का जो पुराना डिफरेंस है वो अब कंप्लीटली ऑब्सोलीट हो चुका है। एग्जैक्टली। कोर्ट ने होल्ड किया कि ऐसी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को पूरा करने में अगर सरकारी अफसर नेग्लिजेंटली बिहेव करते हैं तो स्टेट डेफिनेटली लायबल है। उन्होंने सॉवरेन इम्यूनिटी की बाउंड्री को इतना नैरो कर दिया कि अब वो सिर्फ उन कोर फंक्शंस तक ही सीमित रह गई जिनके बिना कोई आज़ाद देश एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जैसे देश की डिफेंस फोर्सेस, फॉरेन डिप्लोमेसी और एक्सटर्नल अफेयर्स। सिर्फ इन गिने चुने एरियाज में स्टेट को इम्यूनिटी मिलेगी। ये सिर्फ एक लीगल जासूसी की कहानी नहीं है दोस्तों, ये डेमोक्रेसी के मैच्योर होने का सबूत है। बिल्कुल सही। नागेंद्र राव केस का सबसे बड़ा टेकअवे यही बन गया कि स्टेट अपनी पावर अपनी जनता से ड्रॉ करती है, इसलिए सरकार अपनी खुद की गलती का फायदा उठाकर आम लोगों की भरपाई से भाग नहीं सकती। नागेंद्र राव जजमेंट ने एक मैसेज दिया कि डेमोक्रेटिक सेटअप में सरकार लोगों की मालिक नहीं, सेवक है और उसे अकाउंटेबिलिटी देनी ही पड़ेगी। इस केस के बाद तो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स का एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया। बाद में हमने देखा कि इलीगल डिटेंशन या पुलिस एट्रोसिटीज के केसेस में कोर्ट्स ने सीधे आर्टिकल 21 के तहत कॉम्पेंसेशन देना शुरू कर दिया। राइट। स्टेट को बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन से बढ़कर कोई इम्यूनिटी नहीं होती। ये सफर 1861 की उस ईस्ट इंडिया कंपनी के माइंडसेट से एक बहुत लंबा और जरूरी डिपार्चर था। विश्लेषण को समराइज करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 299, जो प्लान कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में सरकार के इर्द गिर्द एक आयरन क्लैड दीवार खड़ी करता है। फॉर्मेलिटीज मैंडेटरी हैं ताकि पब्लिक ट्रेजरी महफूज रहे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो भी जाए तो सेक्शन 70 के तहत अनजस्ट एनरिचमेंट रोकी जाती है। दूसरी तरफ आर्टिकल 300 के तहत टॉर्टियस लायबिलिटी की कहानी जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी के लगातार एवोल्यूशन की कहानी है। कैसे लीगल सिस्टम 150 साल पुराने ट्रेडिंग कंपनी के रूल से आगे बढ़ा, विद्यावची की उम्मीद और कस्तूरी लाल के कॉन्ट्रडिक्शंस को झेला और आखिरकार नागेंद्र राव केस तक पहुंचा। इन दोनों आर्टिकल्स ने अपने अपने अलग तरीकों से स्टेट की एब्सोल्यूट पावर पर लिमिट्स लगाई हैं। एक ने फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन को रोका है और दूसरे ने लापरवाही के खिलाफ सिटीजन के राइट्स को स्ट्रॉन्ग किया है।
सही बात है। लेकिन इस डीप डाइव के अंत में इन सभी हिस्टोरिकल लीगल बैटल्स को डीपली समझने के बाद एक छोड़ने वाला थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में जरूर आता है। कैसा सवाल? हमने देखा कि टॉर्चर्स लाइबिलिटी और इम्यूनिटी का बीज 1861 के कॉलोनियल रियलिटी में बोया गया था। आज जब हमारा वेलफेयर स्टेट लगातार एक्सपैंड हो रहा है, सड़क बनवाने से लेकर वैक्सीन लगवाने तक सरकार इन्वॉल्व है, हाँ। तो एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में जहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और आर्टिकल 14 लॉ के सामने सभी को बराबरी यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ की गारंटी देता है, वहां ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस सॉवरेन इम्यूनिटी नाम के कॉलोनियल एरा कॉन्सेप्ट की पूरी तरह छुट्टी नहीं हो जानी चाहिए? एग्जैक्टली। अगर आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नजरों में सब बराबर हैं, तो अपनी ही गलतियों के लिए स्टेट को किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट आखिर क्यों मिलना चाहिए? अगर एक आम नागरिक गलती करे तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी बिक जाती है मुआवजा देने में, पर स्टेट अगर गलती करे तो वो कोर फंक्शंस का हवाला देकर कैसे बच सकती है? आइए दोस्तों, इस लीगल और मॉरल सवाल को आगे खुद एक्सप्लोर करने के लिए अपने जहन में रखते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने स्टेट की कॉन्ट्रैक्चुअल और टॉर्टियस लायबिलिटी की इस कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल पहेली को थोड़ा आसान और क्लियर बनाया होगा। ऐसे ही सोचते रहिए और सवाल उठाते रहिए। धन्यवाद रखने के लिए शुक्रिया। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी।